दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम? इट इज अ पेंटार्ड। पेंटार्ड मतलब 5 थिंग्स। 1 2 3 4 5 पेंटार्ड। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, बच्चों में बहुत कॉमनली होता है। 5 चीजें। नंबर 1, शुरू होता है किडनी से। प्रोटीन लीक। प्रोटीन लीक होना शुरू होता है मोर देन 3500 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। इतना ज्यादा प्रोटीन लीक होता है। नॉर्मल कितना होता है? 150 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। जरा सा ज्यादा हो गया 300, दैट्स फाइन। 300 के आगे सब नेफ्रोटिक रेंज आता है। 3.5 ग्राम्स के आगे नेफ्रोटिक रेंज। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फर्स्ट थिंग इज प्रोटीन लीक मोर देन 3.5 ग्राम्स इन 24 आवर्स। प्रोटीन लीक होने से क्या होगा? बॉडी में से प्रोटीन कम हो जाता। योर सीरम एल्बुमिन गोज बिलो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन। उससे क्या होगा? ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती। स्टार्ट्स विद द आईज, देन बाद में लेग्स। होता क्या, बच्चा सोया नॉर्मली, रात में सुबह उठे की सूजन आ गई, स्कूल गया नॉर्मली, शाम तक सूजन आ गई। ये सडन स्वेलिंग आना प्रोटीन लीक होने की वजह से, ब्लड में प्रोटीन कम हो जाने की वजह से आ जाती है, बिकॉज ऑफ द लो ऑनकोटिक प्रेशर और विच एल्बुमिन एक्सर्ट्स। एल्बुमिन लीक हो गया यूरिन में। लीक होने की वजह से क्या होता है? लिवर ट्राइज टू मेक मोर एंड मोर एल्बुमिन, एंड एल्बुमिन बनाने के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल भी बनते चले जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल गोज अप। दैट इज अ फोर्थ पॉइंट। हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड में हो गया, बच्चे को हो गया या किसी बड़े को हो गया, तो यूरिन में भी लीक होना शुरू होता है। उसको बोलते हैं लिपिडूरिया, लिपिड्स इन द यूरिन। 5 थिंग्स मेक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यूरिन के लिपिड्स आजकल चेक नहीं करते, डिफिकल्ट टू चेक। बट 4 थिंग्स, एनीबडी, एनी बच्चा, सडनली किसी को स्वेलिंग आ गई या फिर स्वेलिंग आ रही है, तो मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप लोग सुने हैं या पता नहीं, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका, कि स्वेलिंग के 3 रीजंस रहते हैं। यूजुअली देयर आर 3 रीजंस। या तो हार्ट का प्रॉब्लम है, या तो लिवर का प्रॉब्लम है, या तो किडनीज का प्रॉब्लम है। अदर प्रॉब्लम्स आर एंडोक्राइन, थायराइड प्रॉब्लम, या फिर वैस्कुलर कॉजेस। बट मेनली 3 प्रॉब्लम्स 95% ऑफ द कॉज ऑफ स्वेलिंग पूरा कर लेंगे आप। इसमें से किडनी का स्वेलिंग आने का वन ऑफ द रीजन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कई रीजन है जिसकी वजह से किडनी स्वेलिंग लेके आती है, बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो वी रिवाइज कि स्वेलिंग आ गई तो फर्स्ट चेक यूरिन प्रोटीन। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो प्लस 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 आएगा एल्बुमिन, एंड सीरम एल्बुमिन चेक करेंगे तो लेस देन 3.5 ग्राम्स रहेगा। कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, ज्यादा रहेगा, एंड दिस इज व्हेन यू कंफर्म दैट द पेशेंट हैज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। स्वेलिंग तो होता है, इसीलिए आता है उन्हें। ट्रीटमेंट कैसा है इसका, इसको हम लोग ये आज के डिस्कशन में वी विल ट्राई टू समराइज दिस वेरी वेरी शॉर्टली, ताकि आपको भी फायदा हो, दुनिया भर के लोगों को फायदा हो। Whenever you get a child with a biopsy, a adult without a biopsy, या with a biopsy, या swelling आ गई, you have suspected minimal changes, less than 12 years किसी को भी swelling आ गई, nephrotic syndrome आपने diagnose कर लिया, तो पक्का पक्का minimal changes disease है। हालांकि more than 35 reasons इसके वजह से swelling आ सकती है बॉडी में। बच्चों को always think of minimal changes, या फिर बड़ों को भी minimal changes आता है। ट्रीट them with steroid. Steroid is one of the oldest medicine जो हम लोग यूज करते हैं। स्टीरॉइड सबसे ज्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं। स्टीरॉइड से कई सारे टाइप्स होते हैं। ये स्टीरॉइड की बात हो रही है, प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन का डोज है 2 mg पर kg बॉडी वेट, स्टार्टिंग ओपनिंग डोज। इसको देते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स देने के बाद, ISKD गाइडलाइंस है ये, 6 वीक्स देने के बाद रिस्पॉन्स आ जाता है यूजुअली 2 वीक्स के अंदर। रिस्पॉन्स कैसा देखते हैं आप? स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो बिकम्स नॉर्मल, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद सीरम एल्बुमिन बिकम्स नॉर्मल। So then you tell that patient is gone into remission. Response आ गया, प्रोटीन लीक खत्म हो गया। क्लिनिकल रेमिशन खाली स्वेलिंग खत्म होगी, बट रेमिशन मींस प्रोटीन लीक खत्म होना। तो 2 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं, एंड आफ्टर 6 वीक्स यू मेक इट 1.5 mg पर kg बॉडी वेट ऑल्टरनेट डे। 6 हफ्ते में रोक देते हैं। 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, मैटर क्लोज। लेकिन बार बार हो सकता है। कितने लोग रेस्पॉन्ड करते हैं? 95%। 100 लोग आए आपके पास मिनिमल चेंजेस के, आपने स्टीरॉइड दिया, 95% रेस्पॉन्स, पक्का गुड रेस्पॉन्स। 5 लोग को नहीं आता है रेस्पॉन्स। 100% गारंटी दुनिया में किसी को नहीं। टाइटैनिक को दिए थे, मरीना ट्रेंच में गवाही दे रही है कि 100% दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर चीज नतीजा अल्लाह के अमर का हुक्म का मोहताज है। इंसान कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, नतीजा कोई नहीं। मेरे सर, उन्हीं सर बोलते नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे को हो गया तो ये बीमारी बच्चे को मारती नहीं, किडनी फेलियर नहीं होता, बच्चा मरता नहीं, डायलिसिस पे नहीं जाता, लेकिन पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। हैदराबादी लैंग्वेज में बौरान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को मालूम कुछ भी, सूजा हुआ दिखता, बलून के वैसा दिखता, बच्चा नॉर्मल फील करता, लेकिन पेरेंट्स परेशान रहते, क्या की हो गया, बिकम वेरी एंग्शियस। लम्हे में ठीक कर दूंगा, लम्हे में कुछ नहीं होता।
और नतीजा गारंटीड कहीं नहीं रहता। सो साइंटिफिक जाना है अपने को। 5% डोंट रिस्पॉन्ड अनफॉर्चुनेटली, और वो लोग को यू ट्राई टू गिव देम नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग थेरेपी जिसको कहते हैं स्टीरॉइड्स, CNI, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। उसमें रिस्पॉन्स आ गया ठीक, नहीं आया तो देन यू नीड टू गो फॉर किडनी बायोप्सी, फाइंड आउट द कॉज, मिनिमल चेंज नहीं कुछ और है क्या, जेनेटिक डिजीज है क्या, जेनेटिक का तो ट्रीटमेंट भी नहीं है, जिसका फैसला अल्लाह कर दिया उसको हम कैसा बदलेंगे, जो जो इंसान जो चीज का पैदा होता है उसको वी कांट ट्रीट। अल्टीमेटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। समटाइम्स 100 में से 1-2% लोग दे गो ऑन टू किडनी फेलियर एंड देन यू नीड अ न्यू किडनी। जेनेटिक में एक गुड न्यूज है कि नया किडनी लगाए तो वो बीमारी फिर से नहीं आती है जिस वजह से ये खराब है, क्योंकि डिफेक्टिव पीस आया था पहले से। अब आप हेल्थी पीस लगाएंगे, हेल्थी किडनी लगाएंगे, इट विल गो गुड। सो सक्सेस रेट ऑफ ट्रांसप्लांट इन जेनेटिक डिजीज ऑफ किडनी डिजीज इज रियली हाई, गुड। तो स्टीरॉइड में 95% रिस्पॉन्ड हो जाए। 95% में से नो रिलैप्स, एक बार आया डिजीज दे दिए खत्म हो गया, 25% है। उतने लकी लोग 100 में से 25 रहते हैं, एक ही बार आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी दे एंड अप टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसमें साल 2 साल 3 साल में एक बार वापस आना 25% लोग हैं। वापस क्यों आते हैं? इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से। इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है? इन्फेक्शंस की वजह से। बच्चों को कभी कभी स्कूल जाते हैं खांसी हो जाती है, कोई बोल भी नहीं सकता इन्फेक्शन से मैं बच सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है इन्फेक्शन से बचने की। इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपको मेरे को हुआ चल जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन को मार देगी, बैक टू डाउन। लेकिन बच्चे को इन्फेक्शन हो, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन को मार देगी, इम्यूनिटी कम आती ही नहीं, स्टेज हाई, अल्टीमेटली गोज टू द किडनी फिल्टर्स, पोडोसाइट्स, एंड वो प्रोटीन लीक होना स्टार्ट होता है। देन आप स्टीरॉइड्स देना, फिर उसकी इम्यूनिटी कम होना, प्रोटीन लीक कम होता, किडनी रिपेयर होती, इट टेक्स टाइम। तो इन्फेक्शन से बचना इज द एम टू प्रिवेंट दैट रिस्पॉन्स रिलैप्सेस। बट 25% को हो जाता है कभी ना कभी, कितना भी आप ट्राई करो हो जाता है। एंड देन यू ट्रीट देम विद स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जब भी देते हैं लॉन्ग टर्म उसके प्रॉब्लम्स रहते हैं। 12 हफ्ते दिए कोई मसला नहीं। अगर किसी को साल में 3 बार हो रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या 6 महीने में 2 बार हो रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम, FRNS, फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बार बार हो रहा, स्टीरॉइड्स बार बार दे रहे, साइड इफेक्ट्स आते हैं स्टीरॉइड्स के। डायबिटीज आने का चांस हो जाता, वेट बढ़ जाता, मून लाइक फेसिस, कुशिंगॉइड फेसिस बोलते हैं वो हो जाता है, बोन्स वीक हो जाते, हाइट नहीं बढ़ती, खुद स्टीरॉइड से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, और फेशियल ग्रोथ हो जाता। सो मेनी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए steroids can't be given for long time. So then in those cases we try to go with other drugs. वो frequent relapsers रहते हैं जो 50% रहते हैं, 50% लोग। And now this is the tragic story. यूजुअली 12 साल की एज तक जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा, न्यू हार्मोन्स कम इन द बॉडी, इम्यूनिटी रेगुलेट हो जाती है, फिर इट्स नेवर गोइंग टू कम अगेन। रेयरली किसी को आया होगा फिर से, वरना इट डजंट कम आफ्टर मैच्योरेशन। बट जब तक 3 साल में आया, 12 साल तक, जस्ट इमेजिन 9 इयर्स का स्ट्रगल कैसा गुजरता होगा पेरेंट्स में। साल में 2-2 बार आ रहा, 3-3 बार, डिफिकल्ट टू गिव स्टीरॉइड्स। तो उसमें यू गिव अदर ड्रग्स लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर टैक्रोलिमस। साइक्लोफॉस्फेमाइड वन ऑफ द बेस्ट ड्रग दिए तो फिर 2-3 साल तक नहीं आने का एश्योरेंस 88% लोगों में, बट उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, स्पेशली फर्टिलिटी इश्यूज के ऊपर। 168 मिलीग्राम पर केजी टोटल डोज है उसका क्यूमुलेटिव देने का, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी के ड्रग है, विच बी वेरी केयरफुल। तो आजकल आफ्टर स्टीरॉइड वी गो विथ steroid we go with tacrolimus, which is a CNI, calcineurin inhibitor. Almost all our transplant patients are on that drug, very very safe drug. उसके भी side effects है, including creatinine बढ़ाना और hypertension लेके आना, but with monitoring it goes good. स्टीरॉइड डिपेंडेंट है, स्टीरॉइड आप कम करते जा रहे हैं, रोकते कि आ जा रहा विद इन 2 वीक्स, या कम करते 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 डोज में आ जा रहा। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, 2 मरतबा ऐसा हो गया आपके साथ तो डोंट गो फॉर अ थर्ड टाइम, मतलब स्टीरॉइड डिपेंडेंट हो गया पेशेंट, ही नीड स्टीरॉइड। स्टीरॉइड नहीं है तो इम्यूनिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर रही है, प्रोटीन लीक हो रहा है, तो यू गो विथ CNI या फिर गो विथ अ वेरी वेरी गुड ड्रग रिटुक्सिमैब। रिटुक्सिमैब इज अ वंडर ड्रग नाउअडेज इन नेफ्रोलॉजी। तकरीबन बीमारियों में रिटुक्सिमैब देते कि इम्यूनिटी गेट्स वेल रेगुलेटेड, इंक्लूडिंग ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स में रिटुक्सिमैब देते हैं, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में रिटुक्सिमैब देते हैं, और आपकी ये डिजीज में भी, मिनिमल चेंज डिजीज में भी रोल है रिटुक्सिमैब का। आजकल ऐसे ट्रायल्स भी हो रहे हैं कि अपफ्रंट ये स्टीरॉइड देना कहीं कोई 6 हफ्ते का किस्सा क्या है, आते कि रिटुक्सिमैब दे दो। रिटुक्सिमैब बॉडी में 6 महीने तक रहता, इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से वॉश आउट करके, CD19 को एलिमिनेट करके, CD20 सेल्स को मार के, brings out a new set of immune cells and which is much more tolerant to your podocytes, and kidney healthy रह सकती है with the long run. तो रिटुक्सिमैब, and it's an alternative to your CNIs also, tacrolimus की toxicities.
बैटरी लो है, लेट मी जस्ट सेट दिस आउट। रिटुक्सिमैब नहीं हो रहा है, माइक्रोफिनोलेट, मोफिटिल, लिवर्मिसोल, फिर हो रहा है रिलैप्सिंग, नथिंग मच कैन बी डन। तो I repeat कि nephrotic syndrome is a treatable disease, takes time, need to have patience, happens more in children, बड़ों में भी हो सकता है। इम्यूनिटी कम करना इसका गोल है। इसके 6 मेडिसिन है। नंबर 1 स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड वेरी वेरी कॉमनली यूज ड्रग, वेरी सेफ ड्रग, बट कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग रन में होते हैं, वी नीड टू बी केयरफुल। इसके बाद टैक्रोलिमस, माइक्रोफिनोलेट, मोफिटिल, लिवर्मिसोल, and then जो है cyclophosphamide, and last में rituximab, which is presently working like a wonder drug in nephrology. And I hope you understand this point, remember this, and propagate the message to all those who have nephrotic syndrome, and make sure कि आप लोग वो वीडियो भी निकाल के देखिए जिसमें मैं सूजन की बात कर रहा था। Thank you.